Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Learn with Bushra with another very informative video that is related to the metamorphosis process. This topic is very informative and very interesting. आज की वीडियो में हम मेटामॉर्फोसिस के तमाम इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को जो है वो क्लियरली डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसीजर क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है एक्चुअली, मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, तमाम इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो है आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से सब टाइटल्स हैं जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हम मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ लार्वी जो हैं वो कौन सी होती हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी लार्वी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके हमारा मेन फोकस होगा एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस का, जिसके अंदर हम उसकी ग्रोथ, सेल डेथ और रिमॉडलिंग को पढ़ेंगे और स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और लास्ट में हम न्यूटनी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मेटामॉर्फोसिस होती क्या है। मेटामॉर्फोसिस का वर्ड खुद ही बता रहा है, मींस चेंज। मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज, एंड फॉर्म जो हमारे पास मार्फोसिस है, मार्फोलॉजी से निकला है, आपको पता है, कोई स्ट्रक्चर में चेंज आना, साफ्ट में तब्दीली आना, तो उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो मार्फोजेनेसिस का या हम कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस का जो पूरा एक डेफिनेशन है, दैट इज़ एक्चुअली चेंज। मेटामॉर्फोसिस इज़ द फिनोमिना इन विच लार्वी मैच्योर्स इनटू एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। इसमें देखें जैसे कि बटरफ्लाई और फ्रॉग की एग्जांपल दिखाई हुई है। यहाँ पे ट्री के ऊपर आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक कैटरपिलर है, लार्वी है, और ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, और लास्ट पे जो है कंप्लीट बटरफ्लाई बन गई है। इस प्रोसेस के अंदर जिस तरह से कंप्लीट ये जो बन रही है, बटरफ्लाई बन रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस का नाम दे रहे हैं, जो इसके अंदर स्टेजेस आ रही हैं। तो अब हमारे पास मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड द सेकंड वन इज़ द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट में यंग्स जो हैं वो स्मॉलर वर्जन ऑफ द अडल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमंस होते हैं, they or indirect development means young has characters different from the adult, the larvae metamorphose to produce adult। इसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो मौत की दी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर सिंपली हमने अगर जो है ये समझना है, तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो हमारे पास यंगर्स होंगे वो एडल्ट के सिमिलर होंगे, इतना ज़्यादा उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस नहीं होता है। बट जब हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे पास लार्वा है वो अपने एडल्ट से कम्प्लीटली क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अगर हम आगे जो है देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स क्या हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी लार्वी। तो लार्वी की जो टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी लार्वी है। सेकेंडरी लार्वी आर द लार्वी एंड एडल्ट पोजेस सिमिलर बेसिक बॉडी प्लान। जैसा कि मैंने आपको बटरफ्लाई और कैटरपिलर की बात की थी, ये सिमिलर इनका बॉडी प्लान होता है, ये सेकेंडरी लार्वी होती है। लेकिन प्राइमरी लार्वी बॉडी प्लान्स ऑफ एडल्ट एंड लार्वी आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। सी अर्चिन लार्वी एंड एडल्ट। तो प्राइमरी लार्वी और सेकेंडरी लार्वी में जो फ़र्क है वो ये है कि प्राइमरी लार्वी में दो डिफरेंस जो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स आएंगे। मीन जैसे कि अगर हम सी अर्चिन की बात करें, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिनके ऊपर जो है कांटे कांटे जो एक्सोस्केलेटन होता है। तो इकाइनोडर्मेटा का लार्वी प्राइमरी स्टेज पे और होता है, और उनकी जो है जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उसका लार्वी जो है वो सिसाइल हो जाता है, नॉन मोटाइल होता है, और वो और होता है। तो उसके केस में हम उसको बोलेंगे प्राइमरी लार्वी, और जिसमें हमारे पास लार्वी एक ही बॉडी प्लान रखता है, हम उसको क्या नाम बोलेंगे, सेकेंडरी लार्वी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस के बारे में। एम्फीबियंस का मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है। एम्फीबियंस आपको पता है, जो हमारे पास फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनको हम एम्फीबियंस का नाम देते हैं। एम्फीबियंस आर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस इज एसोसिएटेड विद द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट प्रिपेयर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर द टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। इन यूरोडेल्स, जिसको हम सैलामेंडर्स जिसको हम कंसिडर करते हैं, द चेंजेस इंक्लूड रिस्टोरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड द चेंजेस इन द स्किन स्ट्रक्चर। इनके अंदर जो है स्किन के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होती है, चेंजेस होती है। एन्योरन्स एक और ग्रुप है जिसके अंदर फ्रॉग्स एंड टोड्स आ जाते हैं, और मोर ड्रास्टिक एज एवरी ऑर्गन इज सब्जेक्ट टू बी मॉडिफिकेशन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहला पहला ये सेल है, इससे हमारे पास ये नीचे इसका क्या बन रहा है, इसका टैडपोल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और लास्ट पे इसका कंप्लीट सैलमेंडर दिखा बनते हुए आपको दिखाया हुआ है। तो देखें ये ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं और वो कंप्लीट सेट ऑफ चेंजेस जिसके अंदर एक छोटा सेल से लेकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन सी चेंजेस एम्फीबियंस के अंदर आती हैं। वो इनिशिएटेड बाय द थायराइड हार्मोन्स, और इसकी जो है जो काज है बेसिकली वो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और उन हार्मोन्स में भी जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज़ अ थायराइड हार्मोन। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि थायराइड हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियन, स्पेशली इन द फ्रॉग। Thyroid hormones can result in any of the three responses: growth, cell death और remodeling भी इनकी काज कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे साइकिल दिखाया हुआ है। अब देखें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक फ्रॉग है, फ्रॉग ने एग्स दिए और फ्रॉग के एग्स से फिर हमारे पास उसके एग्स में से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फिर वो डेवलपमेंट हो जाती है इनटू द टैडपोल, and then tadpole will change into the tadpole with 2 legs, and then tadpole with 4 legs, and then finally into the frog. This is the complete cycle of a frog, and the series of changings through which a complete frog form, it is known as the metamorphosis. नाउ नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ग्रोथ ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर, हमारे पास कौन कौन से इसके जो हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारे पास जो है हमारे सबसे पहले जो है ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आ जाता है ग्रोथ ऑफ जो थायराइड हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे, उसको हम थायराइड हार्मोन्स भी आपको पता है दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। T3 induces formation of adult specific organs जैसे कि limbs, eyes and nictitating membranes. New neurons proliferate and differentiate in the response to the T3. Blocking T3 activity will prevent neuron development and cause limb paralysis. Movement of eyes towards the front of head from their original lateral position binocular vision develops due to the establishment of the epislateral projections. तो ये हमारे पास थोड़ा सा न्यू स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ की बात थी। इतनी इसमें से न्यू स्ट्रक्चर की ग्रोथ में क्वेश्चंस नहीं आते। सेल डेथ क्या है? Larval specific structures die due to the influence of the T3. Degeneration of pedal-like tail and the oxygen-producing gills. First part of the tail absorption is caused by the apoptosis. Remnants of the tail are removed by the phagocytosis. आपको पता है कि जब टेल हमारे पास बन रही होती है तो टेल की जो रेमनेंट्स होते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से रिमूव कर दिए जाते हैं। एंजाइम बेस 9 इज़ इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, अक्सर पूछा जाता है कि एपोप्टोसिस का जो फिनोमिना है उसके अंदर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने याद रखना है कि स्पेस 9 इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब आपको ये भी पता होगा कि एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर द मैकेनिज़म्स ऑफ द सेल डेथ। एक्चुअली जब नेक्रोसिस की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, और जब हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। टैडपोल्स जो हमारे पास लार्वी होते हैं, ये कोई एक लास्ट पॉइंट रह गया था इसका, वो डिस्कस कर लेते हैं। टैडपोल रेड ब्लड सेल्स डाइड ड्यू टू द फैगोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और एक जो है एम्फीबियन टैडपोल से एम्फीबियन बनता है, तो जब टैडपोल है उसके लास्ट पे टेल होती है, और जब एम्फीबियन बनता है या एक कंप्लीट फ्रॉग बनता है तो उसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि फ्रॉग एंड टोड के पीछे कोई टेल नहीं होती। तो वो एक पूरा सीरीज़ ऑफ स्टेजेस जिसके अंदर एक टैडपोल की टेल ख़त्म होने का प्रोसेस है, वो हमारे पास एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस के ज़रिए होता है। और वो कैसे होता है? फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, कि उसकी टेल जो है वो ख़त्म कर दी जाती है और नए आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर टेल नहीं होती। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिमॉडलिंग के बारे में। द लार्वल इंटेस्टाइन विच इज़ न्यूमरस कॉइल्स ऑफ डाइजेस्टिंग प्लांट मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू द शॉर्टर इंटेस्टाइन फॉर अ कार्निवोरस डाइट. Much of the nervous system is remodeled as the neurons grow and innervate new targets. The lateral line system of the tadpole degenerates and the ears undergo further differentiation. The middle ear develops, as does the tympanic membrane characteristics of frog and toad outer ears. The shape of a newborn skull also changes significantly, and most obvious change is that the new bone is being made. तो यहाँ पे कंप्लीट जो है चेंजेस हो जाती हैं। द टैडपोल स्कल इज़ प्राइमरीली कार्टिलेजिनस।
जो टैडपोल की स्कल है वो कार्टिलेजिनस होती है और डल्ट स्कल जो है वो किससे बनी होती है, बोन से। तो ये चेंज इनके अंदर कैसे आती है कि वो जो है मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए से आती है। और अनदर आउटस्टैंडिंग चेंज इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द लोअर जॉ। तो जब हमारे पास टैडपोल है तो उसके अंदर लोअर जॉ नहीं होता, और जब एक एम्फीबियन बन गया है, कंप्लीट एक फ्रॉग बन गया, तो उसके अंदर लोअर जॉ की डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे अगेन मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि देखें यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेज में टैडपोल है, नेक्स्ट जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है टू आर्म्स, और फिर यहाँ पे हमारे पास 4 लेग्स बन गई हैं इसकी, और फिर 4 लेग्स के बाद ये पूरा एक कंप्लीट फ्रॉग बन के आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये फ्रॉग की टेल नहीं है, इसके अंदर जो भी ड्रास्टिक चेंजेस हैं वो उस प्रोसेस के थ्रू होकर आई हैं, और उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। चेंजेस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर हमें जो है हम डिवाइड करते हैं। मेटामॉर्फोसिस ऑफनली डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। और ये स्टेजेस किस बेस पर होती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की बेस पर। आपको पता है कि हार्मोन्स की कंसंट्रेशन भी लो और ज़्यादा होती रहती है। जब जो है कंसंट्रेशन की बेस पर जो है 3 तरह के हमारे पास मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इज़ द प्री मेटामॉर्फोसिस, सेकंड इज़ द प्रो मेटामॉर्फोसिस, एंड थर्ड इज़ द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास जो पहली स्टेज है, दैट इज़ द प्री मेटामॉर्फोसिस। इन दिस स्टेज द थायराइड ग्लैंड हैज़ बिगन टू मैच्योर and is secreting low level of T4. During the early stage of metamorphosis, the developing limbs can receive thyroid hormones and use it up to the leg growth. ये हमारे पास पहली स्टेज थी जिसको हम प्री मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसके बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको हम प्रो मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। द स्टेज ऑफ प्रो मेटामॉर्फोसिस इज द स्टेज इन विच इट सिक्रेट्स मोर थायराइड हार्मोन्स। Many major changes such as tail resorption, gill restoration, intestinal remodeling must wait until the metamorphic climax stage. ये दूसरी हमारे पास स्टेज है और इसके अंदर थायराइड जो हमारा हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है उसकी कंसनट्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है और मेटामॉर्फोसिस को इन्हेंस करती है। द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज़ द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज। मैनी मेजर चेंजेस हैपन इन दिस स्टेज। एट द मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स द टेल बिगन्स टू डिजॉर्ब जो होती है तो उसके बाद उसकी टेल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। द टेल अंडर गोज एब्जॉर्प्शन ऑन एंड आफ्टर द लेग्स आर फंक्शनल। सो दिस इज़ द क्लाइमेक्स स्टेज, जिसको हम एंडिंग स्टेज भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपको बड़ी ही वाज़े और लार्ज लेवल पर जो हमारे पास या मेन हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो इस लेवल पर होती हैं, जिसके अंदर आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये प्री मेटामॉर्फोसिस है और प्रो मेटामॉर्फोसिस के अंदर आपको इतनी चेंजिंग्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रो मेटामॉर्फोसिस और क्लाइमेक्स के अंदर आपको वाज़े जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस के बाद मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, न्यूटेनी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और स्टूडेंट्स इससे मुझसे बहुत क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं कि मैम न्यूटेनी का बता दें। तो मैंने कहा कि लास्ट पे न्यूटेनी का भी बताती जाऊँ आप लोगों को। Neoteny is defined as the failure or delay of the larva to metamorphose while becoming sexually mature. तो न्यूटेनी समटाइम ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस किए बगैर सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। एट लार्वी स्टेज पर ही वो सेक्सुअली ऑर्गन्स डेवलप कर लेगा और वो एक अडल्ट नहीं बनेगा बल्कि लार्वी रहेगा, लेकिन वो अब मेच्योर हो चुका है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूटेनी का नाम देते हैं। इसकी बहुत बड़ी और बहुत ही मज़े की एग्ज़ाम्पल है एक्सोलोटल लार्वी ऑफ द एम्बिस्टोमा। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको गूगल करें, मज़ीद इसके बारे में पढ़ें, इसको सर्च करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मज़े का एक फिनोमिना है। आप देखेंगे कि इसमें एक लार्वी है, ये एक एक्सोलोटल लार्वी जो है एक लार्वी है एम्बिस्टोमा स्पीशी का। और ये लार्वी एक ऐसा लार्वी है जो कि छोटी स्टेज पर ही अपने अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर लेगा, सेक्सुअली मेच्योर रहेगा और सारी ज़िंदगी वो लार्वी फॉर्म में ही रहता है और सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है और वो अपने अडल्ट फॉर्म में नहीं जाता। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूटेनी का नाम देते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहें। और अगर आप लोगों को कोई मज़ीद टॉपिक्स अगर चाहिए, वीडियोस टॉपिक्स पर चाहिए, तो आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की
पूरी कोशिश करूँगी कि उस वीडियोस को अपलोड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।